अस्सलामु अलैकुम। ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिसिस में खुश आमदीद। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान के हवाले से एक खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के इम्कानात जो गुज़श्ता हुकूमत में ना होने के बराबर यानी 5% थे, अब 5% से बढ़कर 93% हो चुके हैं। मुल्क में महंगाई अपने उरूज पर है और महंगाई 30% पर पहुँच चुकी है और साथ ही एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क करार दे दिया है और पहला मुल्क श्रीलंका है जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट के मईशत पर कौन से तबाहकुन असरात मुरतब होंगे और इस सब में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और अमेरिका का क्या किरदार है और IMF और अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में फंसाया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल ऑब्जेक्टिविटी एंड एनालिसिस को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दें। वीडियो मुकम्मल देखकर दिलचस्प हक़ाइक़ जानें और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक बटन भी दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपको डिफ़ॉल्ट का मतलब एक सादा से वाक़या से समझाता हूँ। जी नाज़रीन, आज से चंद साल पहले मुझे डिफ़ॉल्ट या डिफ़ॉल्टर का मतलब नहीं पता था। मेरे एक दोस्त ने एक बैंक से कर्ज़ लिया हुआ था, लेकिन उसने कर्ज़ की कुछ किस्तें वापस नहीं की थी। उसको मज़ीद कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन उसने बताया कि कोई और बैंक उसे अब कर्ज़ भी नहीं देगा क्योंकि वो डिफ़ॉल्टर है। मुझे इस बात की समझ ना आई और मैंने कहा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई और बैंक कर्ज़ क्यों नहीं देगा। उसने बताया कि अब वो बैंकिंग रिकॉर्ड में आ चुका है और रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक डिफ़ॉल्टर है, यानी अब वो काबिल एतबार नहीं रहा और कोई भी बैंक उसे कर्ज़ नहीं देगा क्योंकि तमाम बैंक जानते हैं कि वो कर्ज़ वापस नहीं करता। जी नाज़रीन, इसी से मिलती जुलती सूरत हाल ही मुल्कों की भी होती है जब वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, यानी जब कोई मुल्क अपने कर्ज़ों की अक़सात वक्त पर अदा नहीं कर पाता तो उस मुल्क को बार बार वार्निंग्स दी जाती हैं और इसके बावजूद भी अगर वो कर्ज़ की अदायगी ना कर सके तो वो डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आ जाता है और उस मुल्क की साख शदीद मुतासर होती है और यूं ना तो कोई दोस्त मुल्क और ना ही कोई मालियाती इदारा उस मुल्क को कर्ज़ देता है। यूं उस मुल्क पर बैनुल-अक़वामी सैंक्शंस यानी पाबंदियाँ लग जाती हैं और ये मुल्क बैनुल-अक़वामी तन्हाई का शिकार हो जाता है। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा इस मामले पर कि डिफ़ॉल्ट के मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे। सबसे पहली मुतासर होने वाली चीज़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, यानी मुल्क की तिजारत शदीद मुतासर होगी जिसका मईशत पर गहरा मनफी असर पड़ेगा। नंबर 2, मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में बहुत इजाफ़ा होगा और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम होगी। और इस बारे में एक वज़ीर ये भी बता चुके हैं कि उनके पास अपने महकमे के मुलाजमीन को देने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं। और दूसरी जानिब वज़ारत ख़ारजा में बैरून मुल्क एम्बेसीज़ में काफ़ी सारे जो अमला है उनको अभी तक तनख्वाहें मौसूल नहीं हुई। नंबर 3, मुल्क की दिफा कमज़ोर होगा और सिक्योरिटी के अंदरूनी मामलात ख़राब होंगे। दिफाई कमज़ोरी के बारे में इमरान खान बार बार बता चुके कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ तो ताकतवर ममालिक पाकिस्तान के एटमी हथियार ज़ब्त कर लेंगे। नंबर 4, बैरून मुल्क असासा जात ज़ब्त होने का ख़तरा हो सकता है। और आपको पता ही होगा नाज़रीन कि अमेरिका में पाकिस्तान का एक होटल है जिसका नाम रूज़वेल्ट होटल है, जिसकी कीमत 1.5 अरब डॉलर यानी 1.5 अरब डॉलर है, वो भी टारगेट हो सकता है। और आजकल इसके बिकने की ख़बरें भी आ रही हैं। हुकूमत को क्योंकि पता है कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब हैं तो कहीं जायदादें ज़ब्त ना हो जाएं, लिहाजा उनको बेच दें। तो ये बहुत बड़ी होशियारी दिखा रहे हैं। और इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब ये अफवाहें फैल रही थी कि रूज़वेल्ट होटल को बेचा जा रहा है तो यही मौजूदा हुकूमत उस वक्त अपोजिशन थी और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कर रही थी, लेकिन उस वक्त नहीं बिका था।
آج کل اس کی بکنے کی خبریں بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں اور پاکستانی جھنڈا بھی اس ہوٹل سے اتار دیا گیا ہے۔ ناظرین، اب ذرا یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ IMF اور امریکہ نے کیسے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں پھنسایا اور رجیم چینج میں امریکہ کو کیا مفادات ہیں۔ ناظرین، جان پرکنز نے اپنی شورى آفاق کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں ان تمام تر تفاصیل کا ذکر کیا ہے کہ کیسے امریکہ اور IMF اپنے گٹھ جوڑ کے ذریعے غریب ممالک کو قرضوں میں جکڑتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ IMF اور امریکہ اتنا بھاری قرضہ دیتا ہے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ ایک غریب ملک کے لیے وہ قرضہ واپس کرنا ناممکن ہے۔ قرضہ کی واپسی سود سمیت ہوتی ہے۔ جب کسی ملک کو IMF قرضہ دیتا ہے، اس ملک کو وہ قرضہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے امریکہ کی مرضی پر پروجیکٹس کرنا ہوتے ہیں۔ یہ پروجیکٹس زیادہ تر کنسٹرکشن کے ہوتے ہیں، جس کے لیے کمپنیاں بھی امریکہ کی ہوتی ہیں اور انجینئرز بھی امریکہ مہیا کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً ہوتا یوں ہے کہ جو پیسہ غریب ملک کو ملا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کمپنیوں اور انجینئرز کی مد میں امریکہ کو واپس چلا جاتا ہے، اور یوں اس ملک پر قرضہ دگنا سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور اس قرض کی قیمت دگنا بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً اگر امریکہ نے $10 لاکھ پاکستان کو قرضہ دیا تو اس پر سود کی شرح 10% کے حساب سے 1 لاکھ بنتی ہے، تو یوں 11 لاکھ واپسی کرنا ہے پاکستان کو، اور اس کے ساتھ ہی جو 10 لاکھ انہوں نے دیا وہ خرچ بھی امریکن کمپنیوں اور انجینئرز پر ہی ہوگا، تو یوں 10 لاکھ لے کر $21 لاکھ کی واپسی کرنا ہوگی، اور یوں اصل قرض کی قسطوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ پاکستان کی مثال آپ سب کے سامنے ہے اس بارے میں۔ تو یوں غریب ممالک کو قابو کر لیا جاتا ہے اور ان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔